हेलो एवरीवन। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप या दो एटम जो है वो रिमूव होते हैं और दो ग्रुप या दो एटम के रिमूव होने के बाद जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो एल्कीन बनाए या फिर एल्काइन बनाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एडजेसेंट कार्बन से जब दो ग्रुप या दो एटम रिमूव हो जाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड बन जाए तो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है। और अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करें तो ये भी हमारा एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन नोट करेंगे। When two group or adjacent carbon atom are eliminated with the formation of unsaturated compound, alkene or alkyne, the reaction are called elimination reaction. पहला एग्जांपल है डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय बेस। सेकेंड एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय एसिड। अब हम टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हमारी 3 टाइप की होती है। तो पहला टाइप जो है वो हमारा कहलाता है E1 रिएक्शन, जिसको हम यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा E2 रिएक्शन, जिसको कि हम एलिमिनेशन बाई मॉलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। और जो हमारा थर्ड टाइप है वो है E1CB, इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कंजुगेटेड बेस रिएक्शन बोलते हैं। तो ये 3 टाइप की जो है वो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो होती हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं और फिर हम एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की कंडीशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एल्काइल हैलाइड में होती है और एल्कोहल में होती है। तो एल्काइल हैलाइड में डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखो जरा, हमने यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड लिया और CH2 CH2 Cl, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा और ये हमारा बीटा कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है और उसका नेक्स्ट कार्बन जो है वो बीटा कार्बन होता है, राइट। तो इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन हो गया और नेक्स्ट कार्बन जो है वो बीटा हो गया। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये हमारा गामा कार्बन होगा, ठीक। अब इसका डिहाइड्रो हेलोजनेशन कराना तो बेस की प्रेजेंस में जो है ये डिहाइड्रो हेलोजनेशन होगा। यहां से हेलोजन निकलेगा तो एडजेसेंट कार्बन ये है, ठीक है ना। तो इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से हेलोजन जो है वो जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक हमारा एल्कीन जो है वो बन गया है। और क्या बनेगा, यहां से जो H निकला वो OH के साथ क्या बनाएगा, H2 बनाएगा और Cl निगेटिव। तो ये एक हमारी डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन हो गई। अगर हम एल्कोहल की बात करें तो RCH2 CH2OH, ये हमारा एक एल्कोहल है, ठीक है। और ये एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन से OH निकलेगा तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। ये OH और ये H पॉजिटिव क्या बनाएगा, H2O, ठीक है। और यहां से H निकलेगा तो बनेगा H3O पॉजिटिव, राइट। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन का। अब हमें इसकी कंडीशन बतानी है। तो पहली कंडीशन क्या है कि बीटा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, पहली कंडीशन है। अगर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा, अगर यहां पे हाइड्रोजन नहीं होता तो फिर क्या होता,
फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं होता, मतलब हाइड्रोजन नहीं निकलता, हेलोजन नहीं निकलता। तो बीटा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन है, राइट, कि बीटा कार्बन मस्ट हैव हाइड्रोजन एटम। अगर मान लीजिए बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पे R है, ये CH2 था, ये CH2 और इसके दो हमने निकाल लिए, ठीक है, और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच कर दिया। अब क्या होगा, अब OH निगेटिव जाएगा, राइट है। OH नेगेटिव जो है बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है नहीं होगी, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, तो नो एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों नहीं होगी एलिमिनेशन रिएक्शन? क्यों? क्योंकि जो हमारा बीटा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, राइट। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देखो जरा, हम सेकंड कंडीशन बताते हैं। ये हमारा अल्काइल हैलाइड है R, CH2 CH2 Cl, OH नेगेटिव। यहां पे दो तरह की रिएक्शन हो सकती है, एक तो हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकती है, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी तो ये बनेगा R CH2 CH2 OH, मतलब OH यहां पे ऐड हो जाएगा, Cl जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो है वो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये तो हमारी न्यूक्लियोफिलिक है और ये हमारी एलिमिनेशन है, R CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी और कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी? तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो डोमिनेंट हो जाती है तब जब ये जो हमारा अल्फा कार्बन है और ये जो हमारा बीटा कार्बन है, ये कैसा होना चाहिए, ये कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, मतलब जितना ज्यादा यहां पे ब्रांच चेन अटैच होगी उतना ही एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कैसी होगी, वो फेवरेबल होगी। तो देखो जरा, ये जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहां पे ये जो एल्कीन बना, एल्कीन जो है यहां पे 17% जो है वो बन रहा है, ठीक है। अगर हमने ये R ये C यहां पे H और इसको हमने एक R लगा दिया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप लगा दिया, और फिर हमने यहाँ पे C, ये दो हाइड्रोजन आके हमने एक दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए और ये Cl। अब जो यहाँ पे रिएक्शन होगी तो ये R C R डबल बॉन्ड C CH3, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो 63% बनता है। तो मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो फेवरेबल तब हो जाती है जब हमारा अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन जो है वो कैसा हो, ब्रांच हो, मतलब मोर क्राउडेड हो। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब ये जो हमारा एल्कीन ग्रुप है ये जितने ज्यादा कार्बन से सराउंडेड होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर एल्कीन स्टेबल है इसका मतलब है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वहां पे होने वाली है, ठीक है ना। फिर वहां पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल कब होती है, जब हमारा अल्फा एंड बीटा कार्बन कैसा हो, मोर क्राउडेड हो। और क्राउडिंग के चक्कर में ये मत भूल जाना कि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन मिले ही ना, कि हाइड्रोजन आपने हटा के एक और एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। बीटा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना,
तभी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन हो गई। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन देखो जरा, यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कैसा है, यहाँ पे ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन जो है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन कैसा है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है, 109.5 डिग्री का। और यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें तो ये sp2 और ये भी sp2, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो गया, वो 120 का हो गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल क्यों हुई, क्योंकि बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग जो है वो ज्यादा हो गई, ज्यादा क्राउडिंग हो गई तो स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा, स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा तो हमारा जो कंपाउंड है वो चाहता है स्ट्रेन को रिलीज किया जाए, टेंशन को रिलीज, तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ने पे ही टेंशन रिलीज होगा। इसलिए यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कैसी हो जाती है, वो फेवरेबल हो जाती है। तो ये हमारी दो कंडीशन हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। पहली कंडीशन क्या है कि बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर हमारा अल्फा एंड बीटा कार्बन जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतनी ही ज्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसी हो जाएगी, वो फेवरेबल हो जाएगी। तो अब हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को डिस्कस करने, जिसको कि हम ईवन रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि इसका मैकेनिज्म जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखो जरा, ये हमारा एक अल्काइल हैलाइड है, तो RCH2CH2Cl। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो RCH2CH2 ये पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये हमारा स्टेप 1 कहलाता है। तो ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया। और ये स्टेप कैसा होता है, ये स्लो स्टेप, इस कारण ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहलाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में होता क्या है कि इस पे बेस जो है वो अटैक करेगा, तो OH नेगेटिव, ये हमारा क्या है, बेस जो है, तो बेस जो है वो बीटा हाइड्रोजन करता है, अटैक करता है। तो ये स्टेप हमारा कैसा होता है, ये फास्ट होता है, और यही हमारा स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 हमारा कैसा है, फास्ट है, तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 और बन जाएगा H2O। तो चूंकि ये रिएक्शन जो है दो स्टेप में हो रही, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो है वो दो स्टेप में होती है। जो स्टेप 1 है वो हमारा स्लो होता है, स्टेप 2 जो है वो हमारा फास्ट होता है। और आपको पता है कि स्लो स्टेप ही रेट को डिटरमाइन करता है, तो रिएक्शन रेट को स्टेप कैसा होना चाहिए, वो स्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे रिएक्शन रेट जो है स्लो स्टेप के द्वारा डिटरमाइन की जा रही है, इस कारण ये रिएक्शन जो है वो हमारी कैसी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो मैकेनिज्म के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का ऑर्डर कैसा होगा, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन रेट जो है वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, जो कि स्टेप 1 में है। 2 में ये बेस है। ठीक है, तो स्टेप 2 कैसा है, फास्ट है, तो ये स्टेप जो है वो रेट को डिटरमाइन नहीं करेगा। तो इसका है कि ये जो रिएक्शन है ये केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे रेट जो है, रिएक्शन रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इस रिएक्शन जो है वो हमारी है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होने वाली है। फिर इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है, एक हमारा अल्काइल हैलाइड है, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हेलोजन लगा दो। ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है वो हम बेस से करा रहे हैं। तो देखो जरा, एल्काइल तो यहां से क्लोरीन निकालेगा,
और यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन है वो यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो ये हमारे कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ये एमीन हो गया, ये CH डबल बॉन्ड C और दो मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐसे यहाँ पे लगा दो। एक तो हमारा प्रोडक्ट ये बन गया और दूसरा प्रोडक्ट जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो बनेगा। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकाला तो ये हमारा हो जाएगा CH2 है, ये C, ये मिथाइल ग्रुप लगा दो और ये डबल बॉन्ड और ये CH2। ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो भी आपका कंपाउंड यही बनेगा, ठीक है ना। कंपाउंड की नेम जो है वो चेंज नहीं होगी। निकाल देते हैं, देखो H2 CH2 और ये CH3। तो यहाँ पे आपको इसकी IUPAC नेमिंग की 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। 2 मिथाइल, इसका अगर हम नाम लिखें तो लिखा जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। और इसकी अगर हम बात करें तो नंबरिंग कहाँ से दोगे 1 2 3 4, तो इसका नाम भी हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, राइट। तो हमारा दो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं, इसको हम साफ कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। दो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, एक तो ये और दूसरा ये। तो हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, वो मेजर बनेगा और ये बनेगा माइनर। क्या है कि ये माइनर बन रहा है और ये मेजर बन रहा है। रीजन ये है कि ये देखो जरा, ये हमारी एल्कीन है, ठीक है। अब इसको देखो, एक मिथाइल ग्रुप और तीन मिथाइल ग्रुप जो है वो सराउंडेड कर रहे हैं। ये जो हमारा एल्कीन है इसमें केवल एक ग्रुप और दो एल्काइल ग्रुप ही लगे हुए हैं। यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप जो है सराउंडेड है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जो है वो एल्कीन से अटैच होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये स्टेबल है, कैसा है, ये मोर स्टेबल है। और ये कैसा है, ये लेस स्टेबल है। इस कारण इसका अमाउंट जो है कम बनेगा, ये माइनर अमाउंट में बनेगा और ये मेजर अमाउंट में बनने वाला है। तो जो प्रोडक्ट जो है वो मेजर अमाउंट में बनता है उसको हम सेट-जेप प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा सेट-जेप प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है, ये वाला। और जो माइनर अमाउंट में बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट जो है वो हाफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा। रीजन क्या है कि जितना एल्काइल ग्रुप से हमारा एल्कीन सराउंडेड होगा उतना ही ज्यादा एल्कीन जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सेट-जेप प्रोडक्ट हमारा मोर स्टेबल कहलाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो हमारा लेस स्टेबल कहलाता है। फिर इसके बाद फोर्थ है, अगर हम एल्काइल हैलाइड की एक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो जो हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये हमारा 3 डिग्री है। तो इवन एलिमिनेशन के लिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है। फिर जो है वो 2 डिग्री होगा और फिर जो है वो होगा, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री रिएक्टिव होगा 1 डिग्री से। इसके बाद हमारा फिफ्थ है लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप में देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे है इसकी जगह हम ब्रोमीन कर सकते हैं और इसकी जगह हम आयोडीन भी कर सकते हैं। तो लीविंग ग्रुप जो
अगर वीक बेस है तो वीक बेस जो है वो गुड लीविंग ग्रुप होता है। अब वीक बेस हम कैसे पहचानेंगे, तो बड़ा आसान है। देखो HCl, HBr और ये HI, ये हमारे नीचे जाने पे एसिड की स्ट्रॉन्गनेस जो है वो बढ़ती है। तो इससे तो हमें मिलेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इससे हमें मिलेगा H पॉजिटिव Br नेगेटिव, इससे हमें पॉजिटिव और I नेगेटिव, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसा होगा, वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारा वीक कॉन्जुगेट बेस जो है वो बनता है। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका ये जो बेस है वो कैसा है, वो वीक होगा। तो लीविंग ग्रुप जो है आई नेगेटिव सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, फिर Br नेगेटिव और फिर Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि जो एलिमिनेशन होगी वो हमारी Me3Ci इसमें ज़्यादा होगी, फिर Me3CBr में होगी और फिर Me3CCl में होगी। तो एल्काइल हैलाइड में अगर आयोडीन है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो आसानी से देता है, ठीक है। फिर ब्रोमीन वाला और फिर क्लोरीन वाला जो है वो देगा। फिर हमारा 6 नंबर में आएगा स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। ये हमारा प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट है, ये सेटजब प्रोडक्ट है और ये हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बना हुआ था, ठीक है। ये बीटा कार्बन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे, राइट। तो बेस जो है, जो हमारा बेस है OH नेगेटिव, ये हमारा कैसा था, बेस है। तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस जो है इस पे कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब है कि स्टीरियो स्पेसिफिक तो नहीं, कोई भी हाइड्रोजन एलिमिनेट, लेकिन ये रिएक्शन जो है हमारी जरूर है। क्यों? क्योंकि सेटजब प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेजर बनता है और हॉफमैन हमारा वो हमारी स्टीरियो सेलेक्टिव जरूर है। इसके बाद कि हम बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन बोलते हैं, यही हमारी बीटा तो को हम E2 लेते हैं और हम 1,2 रिएक्शन भी, तो ये हमारी 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाती है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड है तो हम इथाइल आयोडाइड ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये C और 3 हाइड्रोजन हम ऐसे लगा देते हैं, C 1 हाइड्रोजन, ये H और यहाँ पे आयोडीन लगा दो। अब क्या हो रहा है, बेस जो है करेगा, अटैक करेगा, तो बेस जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड जो है यहाँ पे गिरेगा और ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। तो इंटरमीडिएट जो बनता है, OH जो है इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये OH नेगेटिव ये बॉन्ड बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये C, ये H, ये H, ये C, ये H और ये I। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड भी क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक होगा। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बन गई, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टेट है, ये कंपाउंड कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो फिर क्या बनेगा, तो देखो जरा H2 बन जाएगा ये, ठीक है। ये I नेगेटिव जो है वो निकल जाएगा और ये H, ये H,
C डबल बॉन्ड C और हमारा एथीन जो है वो, तो ये हमारी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। अब इसको हमने E2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन का रेट है वो एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि CH3CH2I कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इस कारण ये हमारी कैसी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर है इस कारण इसको हम E2 रिएक्शन बोल रहे हैं। तो E2 रिएक्शन का मतलब है कि ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो बीटा एलिमिनेशन हमारा एक सेकेंड ऑर्डर का केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है ना। फिर अगर हम इस रिएक्शन के फैक्टर्स की बात करें तो ये रिएक्शन जो है वो हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव दोनों होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों होती है, क्योंकि एलिमिनेशन होता है तो फिर हाइड्रोजन जो है वो, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होगा, ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि ये हमारी सिस पोजीशन बनेगी। तो सिस एलिमिनेशन नहीं होता, यहाँ पे ट्रांस एलिमिनेशन होता है। तो स्पेसिफिक हो गया ये, है ना। तो एलिमिनेशन कैसा हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। तो ये हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक भी है और ये रिएक्शन हमारी स्टीरियो सिलेक्टिव भी होती है। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पे सेट प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा और हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो माइनर बनेगा, ठीक है ना। तो बीटा एलिमिनेशन जो है वो हमारा कैसा होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव दोनों होता है। फिर अगर हम इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करें तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो चूंकि पहले केस में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी जगह ये करते हैं, ये C और ये ड्यूटेरियम लगाते हैं, C ये H ये H और ये I, ठीक है। तो अगर OH नेगेटिव जो है इस पे अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कार्बन ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, ठीक है। तो प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पे ये आयोडीन भी रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ भी आयोडीन रिमूव हो रहा है, तो सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो जो ड्यूटेरियम है, अगर ड्यूटेरियम जो है वो सराउंड कर रहा है इसको, आयोडीन को और हाइड्रोजन, चूंकि ड्यूटेरियम का शेप जो है वो हाइड्रोजन से बड़ा होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये एलिमिनेशन, यहाँ पे आयोडीन का एलिमिनेशन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आयोडीन का एलिमिनेशन कैसा होगा, फास्ट होगा। तो जो आपका बीटा एलिमिनेशन है, जो आपका E2 एलिमिनेशन है, वो कैसा होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव दोनों होता है और यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट दोनों पड़ते हैं। जबकि E1 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि वहां पे प्राइमरी इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा था, सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट जो है वहां पे लग रहा था, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी हेलोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। फिर हम एक और एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ये Me, ये Me, ये I और ये Me। अब बेस जो है वो आएगा, ठीक है। तो बेस जो है अटैक करेगा, तो ये तो हमारा अल्फा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन ये है और बीटा कार्बन हमारा ये होंगे, ठीक है। तो बेस जो है वो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो यहाँ के हाइड्रोजन पे जो है वो अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या होगा, अटैक करेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो बनना चाहिए, मतलब Me, ये Me, I निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा और ये C, ये Me और ये H, तो ये हमारा सेट जब प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो चूंकि आयोडीन ये है तो ट्रांसपोजिशन पे ये अटैक करेगा, तो ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा,
ठीक, तो ये तो मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट में आपका बनेगा जब इस हाइड्रोजन पे अटैक होगा, मतलब ये यहाँ पे ये सी लिख दो और ये 3 हाइड्रोजन जो है वो ऐसे लगा दो, ठीक है। तो फिर हमारा एल्कीन बनेगा Me, ये C, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 और ये Me। तो ये हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया। ये कैसा होगा? माइनर होगा। लेकिन अगर आपका बेस जो है वो बल्की बेस है, ठीक है, मतलब अगर आपका बेस ये हो जाए R3CO, तो ये हमारा कैसा हो गया? बल्की बेस हो गया। अगर बल्की बेस हो गया तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट जो है ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर नहीं रहेगा, ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा बल्की बेस है। ये मान लीजिए हमने ये 3 CH3 लगा दिए, एल्काइल ग्रुप मतलब CH3 लगा दिए और ये O नेगेटिव। तो ये यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे तो अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे इस एमी का स्टेरिक हिंड्रेंस जो है इस हाइड्रोजन पे पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे जो है वो निकलेगा, तो ये जो है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो नहीं लगेगा। और स्टेरिक नहीं लगेगा तो फिर ये प्रोडक्ट जो है माइनर हो जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेट जेप प्रोडक्ट ही बने, हॉफमैन प्रोडक्ट भी मेजर हो सकता है। इस और देख लो जरा, इथाइल हैलाइड ये है और हमारा यहाँ पे फ्लोरीन कनेक्ट है, बेस आ OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन लगा होता, हमारा प्रोडक्ट बनना था ये सेट जब प्रोडक्ट बनता, मतलब ये बनता। लेकिन चूंकि फ्लोरीन लगा है तो फिर यहाँ पे हमारा जो है हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। तो फ्लोरीन के कारण हमारा प्रोडक्ट जो है वो ये बना, ये नहीं बना। लेकिन अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पे लगा होता तो फिर हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनता, ये नहीं बनता। फिर एक केस और देख लो, अब जो है यहाँ पे हेलोजन आयोडीन, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और लगा, ठीक है, ऐसा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा कंपाउंड है। अब बेस जो है वो आया अटैक करेगा, तो देखो जरा, ये हमारा बीटा कार्बन है और ये हमारा बीटा कार्बन है। तो प्रोडक्ट जो है कौन सा बनेगा? तो ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। तो ये तो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मतलब ये तो हमारा सेट जेप प्रोडक्ट है, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जब यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट है और ये हमारा सेट जेफ है। हॉफमैन प्रोडक्ट ये हमारा मेजर बनेगा। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कंजुगेशन में है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कैसा है? कंजुगेशन में है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जरूर है, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन के कारण ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ये एल्कीन हमारी कैसी होगी? स्टेबल होगी। तो स्टेबल एल्कीन जो वो एलिमिनेशन में जो है वो बनती है। तो अगर हैलाइड का एलिमिनेशन करते हैं तो जो एल्कीन स्टेबल होगी वही प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर इसमें जो लीविंग ग्रुप इफेक्ट है और बेस इफेक्ट है वो इवन रिएक्शन जैसा ही होता है।
तो ये हम एलिमिनेशन हो गया।